ये आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का लोकतंत्र चाहिए। आपको ये लोकतंत्र चाहिए जहां देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री चुने थे ना, इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं। हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर, मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? शेर तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। एक बात और बोले, एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलझ गया। अमूमन हम उलझते नहीं हैं, लेकिन उलझ गया। बोला तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं। हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है। और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं तो फिर क्या ज़रूरत है? और बताइए, राफेल खरीदने का ज़रूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो, प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे। इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे, चारों खाने चित, चारों खाने चित। फिर भी अगर 2-4 पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। ये क्या चल रहा है? एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को, तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है। तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ कहेंगे, गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष जो है वो किसी और के सर पे मढ़ देना है। मसलन कि भाजपा ने कहा कि एनपीए जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था। अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी बहुत अच्छा है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जवाब नहीं होता है। तू चोर मैं चोर इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इस देश के नौजवान कैसे मान लें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एनपीए था, करप्शन था, इन जो समस्याएं हैं, इस समस्या से ही निजात के लिए लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, नया सरकार चुन करके लाया,
नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे, इकोनॉमी समझे हुए थे, तो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते तो डिमोनेटाइजेशन जैसा ब्लंडर तो कम से कम नहीं किए होते। ये तो होता ना। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और यह क्या मतलब होता है? हर सवाल को गुमराह करके आप नेहरू के पास पहुंचा देना चाहते हैं। अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तो उसको ठीक करने में वक्त मिलेगा। एक तो 70 साल जब ये बोलते हैं, तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। और इनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 साल था उसमें भी कोई काम नहीं हुआ था। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। इस पे विचार कीजिए कि गांधी क्या कहते थे। गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से जनता नाखुश थी और जनता ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नए लोगों को अपना मत दिया और नए लोगों की सरकार बनी। अब नए लोगों की जब सरकार बनी, वो भी यदि गलती कर रहे हैं, वो भी जो वादा किया वो यदि पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सत्ता से जाना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये हमको दिमाग में डालना चाहिए। और ये बात हमारे दिमाग में ना आए, इस दिशा में हम सोच ना पाएं, इसीलिए ये जो आप कहते हैं ना, सच का तो छोड़ दीजिए, झूठ जो है वो इस कदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या है? साफ साफ कहते हैं कि एनपीए कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था। होगा, लेकिन आपसे तो हिसाब हम तब का पूछेंगे ना, जब आप अप्रैल 2014 से लेकर के अप्रैल 2018 के बीच में 3,16,000 करोड़ रुपया जो है लोन का, कॉरपोरेट लोन का माफ़ कर दिए हैं वित्त मंत्री रहते हुए। ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं। ये प्रश्न है। और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है। तो कल को अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री कह देंगे कि पिछले 5 साल में हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के वक्त में पैदा हुए थे। इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है। और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारी डिग्री देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि देश के भीतर शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है। यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बुनियादी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा में लगातार बजट कट किया जा रहा है। जो किसान हैं, जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, सबका पेट भरते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी मशरूम वही उगाते हैं, किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सवाल है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं। और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। एक तो जज साहब हैं, मैंने न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से। एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता इसलिए बच्चा पैदा हो। हमको तो सुन करके लगा कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में है। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है।
और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे। और इसीलिए ये बात आज बार बार बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। नो मैन, पॉलिटिक्स इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट परसेप्शन। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव ये होता है कि देश में यदि इनइक्वलिटी है, डेमोक्रेसी नहीं बची रहेगी। और उस इनइक्वलिटी को टिकाए रखने के लिए ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, ये अलग अलग तरह के जो रिग्रेसिव स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी के, उसको दोबारा मजबूत किया जाएगा, उसको दोबारा ठीक किया जाएगा। किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं है, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है? ये है झूठ, इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है, ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, यह स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है? और जब तक हम इक्वलिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे सोसाइटी में, देश मजबूत नहीं हो सकता है। और देश में इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो कॉर्पोरेट मोनोपोली है, उस कॉर्पोरेट मोनोपोली को ब्रेक करके इस देश के भीतर जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, उनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा। आप विचार करके बताइए कि 35,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग गया। 35,000 करोड़ रुपया यदि इस देश के इंजीनियर्स को दिया जाता तो वो इस देश में एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते थे, नया रोजगार क्रिएट कर सकते थे। आप सोच करके बताइए कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी जो कॉर्पोरेट की जा रही है, और किसानों को जो 10 पैसा माफ किया जा रहा है, वो यदि किसानों को माफ किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पूरी दुनिया में जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के कॉम्पिटिटिव जो पोजीशन है उसमें वो जा सकते हैं, उसमें जीत सकते हैं, और वर्ल्ड मार्केट में भारत के जो उत्पाद हैं वो एक दबदबा कायम कर सकते हैं। कौन पैदा करता है घी? कोई घी पैदा नहीं करता है, कोई जो है लीची पैदा नहीं करता है, कोई आम पैदा नहीं करता है, कोई आलू पैदा नहीं कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को करके हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस देश के भीतर महिलाओं ने अलग अलग वक्त पे ये साबित किया है कि अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो फाइटर जेट उड़ा सकती हैं। इस देश के भीतर सच में अगर मेक इन इंडिया को ईमानदारी से लागू किया जाए, स्किल इंडिया को यदि प्रमोट किया जाए, लेकिन ये सारी बातें जुमले हैं, इसको अगर सच में लागू कराया जाए तो देश का एक बेहतर भविष्य हो सकता है। और जुमला मैं इसको क्यों कहता हूं? मैं इसलिए इसको जुमला कहता हूं कि आप कहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में इंजीनियर से ज्यादा स्किल किसके पास होगा? प्रत्येक साल हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं, और टोटल जॉब क्रिएशन है वो 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में है। यदि इन 5 लाख इंजीनियरों को, इस ह्यूमन रिसोर्स को, इस स्किल्ड लेबर को देश के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए तो एक बेहतरीन और मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। और मेक इन इंडिया की हकीकत क्या है? मेक इन इंडिया की हकीकत मैं आपको बताता हूँ। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। उसको आपने राफेल बनाने का काम नहीं दिया, क्योंकि वो आपको चुनाव में चंदा नहीं दे सकता है, आप हेलीकॉप्टर पे नहीं घूम सकते हैं, इसलिए आपने उसको ठेका नहीं दिया है। ये जो देश की स्थिति है,
इस देश में हमको एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है जिसमें गांधी की मीमांसा को शामिल किया गया। हमको एक ऐसे राजनीतिक मॉडल की जरूरत हो जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की राजनीतिक नैतिकता को शामिल किया जाए। और हमको एक ऐसे इक्वल भारत का निर्माण करना है जिसमें भगत सिंह और अंबेडकर की इक्वलिटी के पोजीशन को उसमें इंडोर्स किया जाए, उसको इंपोज किया जाए। इस तरह के इकोनॉमिक मॉडल को, इस तरह के पॉलिटिकल मॉडल को, इस तरीके के सोशल मॉडल को हम लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि अगर आप समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तो एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है। इसीलिए जब हम 1% इक्वल टू 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इस देश में यदि महिला और पुरुष का वोट वैल्यू एक है, इस देश में यदि अंबानी के बच्चे का और आपके बच्चे का वोट वैल्यू एक है, तो इस देश में आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस बच्चे में अंबानी का बच्चा, जिस स्कूल में अंबानी का बच्चा पढ़ता है। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और ये जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, इस कॉमन एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करके, रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ा करके, सत्य और निष्ठा की परंपरा को मजबूत करके ही हम गांधी के सपनों का देश बना सकते हैं। और उस तरफ में हम जब आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से उसके लिए संघर्ष करेंगे, यही गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा।